हैव ए वंडरफुल डे। आज के मॉर्निंग सेशन में दोस्तों, जैसा आपने कल का इंग्लिश का सेशन लिया था, उसी संदर्भ में आज अपन प्रेजेंट टेंस को पूरा करेंगे, ताकि एक टेंस है, एक कोई चारों भाग को एक साथ पढ़ लेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ये समझ में आ गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एचवी, एमवी, वाक्य रचना, किस प्रकार से वाक्य घूमता है, सारी जानकारी मैंने दे दी, ठीक है ना। तो अब ये वाला जो प्रेजेंट टेंस है, इसमें भी थोड़ी सी खास बातें होती है, इसको भी अपन सीखेंगे। तो इसमें ऐसा क्या होता है सर, ये कॉन्टिन्यूस तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है और ये भी अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये तीसरा था और ये दूसरा था, लेकिन यहाँ पर देख लो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी इसका मीन्स क्या होता है, इसका जो आशय होता है या मीन्स होता है कि वर्तमान में कोई कार्य कितने समय से हो रहा है, कोई कार्य कितने समय से हो रहा है। अब देखिए वहां रहा है ये तो इसमें भी आई थी, लेकिन यहां पर आप देख लो टाइम इज गिवन। जैसे एक थोड़ा सा वाक्य लेके मैं आपको बताऊंगा कि जैसे रहा रही तो वहां भी आया था सर। जैसे इंग्लिश का एक वाक्य देखेंगे आप ध्यान से, जैसे मैं बारिश की ऋतु चल रही है तो उसी पे आपको देते हैं, जैसे इट इज रेनिंग और इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसका अर्थ होता है वर्षा हो रही है। अब कब शुरू हुई, कब तक चलेगी, कब तक होती रहेगी, कोई मालूम नहीं पड़ रहा है, यानी समय का मालूम नहीं पड़ रहा है। और यहाँ स्पष्ट मालूम पड़ रहा है कि सुबह से बारिश हो रही है, यानी अभी भी हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। यानी दोनों टेंस में डिफरेंशिएशन आप देख लेंगे, सुबह से बारिश हो रही है, इन दोनों वाक्यों से क्लियर हो रहा है। वाक्य से मैं इट इज रेनिंग, लेकिन यहाँ सिंस मॉर्निंग लगाया है, यानी यहाँ समय दिया है और यहाँ समय नहीं दिया है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के बीच में। आगे चले अपन दोस्तों, तो मीन्स आपको मालूम पड़ गया वर्तमान में कोई कार्य कितने समय से हो रहा है। अच्छी तरह से समय इसमें दे रखा होगा, इसमें समय नहीं दे रखा होता, ठीक है ना। राम इज प्लेइंग, तो हम राम ने कब खेलना शुरू किया, राम कब तक खेलेगा, क्या मालूम अपने को, ठीक है ना। आई एम टीचिंग, अब मैं बोल दूं आई एम टीचिंग, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कब शुरू किया था और कब तक पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ी मालूम है। तो कहना है हम लोग समय उसमें नहीं दे रहा, और मैं कह रहा हूँ कि मान लो आई एम टीचिंग सिंस 2001, मैं 2001 से पढ़ा रहा हूँ, तो आप आराम से कह सकते हो सर आप 20 साल से पढ़ा रहे। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें समय दे रखा होगा और इसमें समय नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते दोस्तों। तो सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ती है HVMV की। चलो इसकी HVMV आपको मैंने चार्ट में लिखवाई थी, एक बार फिर याद करो, हैज बीन और हैव बीन, मेमोराइज करो, याद करो, ये लिखवाई हुई है। वही हैज बीन किसके साथ आएगा सर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कोई दिक्कत, गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मेन वर्ब तो मैंने आपको बताई थी कि जहाँ कॉन्टिन्यूस नाम आता है वहाँ मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है। और रही बात सर ING की, तो ING लगाना भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो एक बार सिखाया था, तो ये दूसरी बार है, 6 बार सिखाना पड़ेगा। तो आप उस नुस्खे को एक बार याद कर लो, कम, रीड, कट, डाई, प्ले। क्या था सर, ऐसी क्रिया है जिसके अंत में ई हो तो हटा दो, ING लगा दो,
ऐसे कॉन्सोनेंट लास्ट में हो और उससे पहले एक से अधिक स्वर हो तो डायरेक्ट आईएनजी जोड़ दो। लास्ट में कॉन्सोनेंट हो उससे पहले एक ही स्वर हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दो, और आई हो तो इसको काट के वाई बना दो, और वाई ऑलरेडी हो तो सर डायरेक्ट आईएनजी जोड़ दो। मैंने आगे वाले सेशन में आप प्रेजेंट कंटिन्यू देखना, वहाँ पे इसको विस्तृत रूप से मैंने समझाया है। तो आईएनजी लगाना भी आता है। अब एच भी आ गई, एम भी आ गई, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपने घर के ही है। लेकिन सर अभी समय की बात की है, तो समय के लिए यहाँ दो शब्द आएंगे, उन दोनों शब्दों को आप अच्छी तरह से समझ ले। एक शब्द रहेगा सर सीन्स और एक रहेगा फोर। तो आपने नाम भी सुन रखा होगा, कहते हैं इसको पॉइंट ऑफ टाइम। फटाक से सभी उत्तर बता देते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और इसको बता देते हैं पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, याद है तो ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? निश्चित समय। निश्चित समय ऐसा समय बताना जब अगला वाक्य फिर से प्रश्न नहीं करे। और पीरियड ऑफ टाइम में समय तो होगी लेकिन समय की अवधि होगी, तो वो वापिस नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस करेगा। समझ में नहीं आया सर क्या बोल रहे हैं आप? पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे मैं 2001 से पढ़ा रहा हूँ तो उस स्थिति में आप थोड़ी वापस पूछेंगे सर आप कब से पढ़ा रहे हो। लेकिन मैं कहूँगा कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो कहेंगे कि सर आप कब से पढ़ा रहे हो, यानी कौन से वर्ष से पढ़ा रहे हो, तो मुझे कहना पड़ेगा 2011 है, 12 है, जो भी है। तो कहना मतलब आप को जब अगले को दोबारा प्रश्न नहीं करे तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम मानिए, और दोबारा अगर समय पूछना पड़ेगा तो आप उसे पीरियड ऑफ टाइम मानिए, यानी समय अवधि वो दे रखी होगी तो आपको दोबारा समय पूछना पड़ेगा। उस स्थिति में फोर का प्रयोग हुआ। तो सिंस फोर के प्रयोग में भी आपको कोई दोस्तों दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सुबह से तो स्पष्ट है कि सुबह अब कितनी होती है, दिन में एक बार ही तो होती है, तो क्या लगेगा? सिंस से लगेगा। कुछ उदाहरण देता हूँ जैसे सिंस के, तो सिंस 1976 कोई दिक्कत नहीं है, 2001, 2001, 2020 कह दो, ठीक है ना। और महीनों के नाम ले लो, जुलाई से 12 महीनों के नाम ले लो, भले अगस्त, संडे मंडे 7 दिनों के नाम ले लो। यानी आपको ये कहने के बाद अगले को फिर वापिस समय नहीं बताना पड़ेगा। या आप कैसे अवधि बताएंगे? 2 years, 2 weeks, ठीक है, 4 months, इस तरह के समय बताएंगे। और ऐसे समय में फिर अगला पूछेगा कि कौन से 4 महीने, कौन से 2 सप्ताह, कौन से 2 वर्ष। ऐसी स्थिति में आपको दोबारा स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये 2 वर्ष में ये काम कर रहा हूँ और इन 2 सप्ताहों में ये काम कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब अगले को स्पष्ट नहीं हो तो वो समझ लो आपके कौन सा है, उसको मैं क्या लगाना है आपको 4। और जब आपको स्पष्ट हो जाए, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़े, उस स्थिति में आपको क्या लगाना है? आप सिंस। तो शायद मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मीन्स आपको बता दिया, अंतर बता दिया कंटिन्यूस और इसके बीच में, एच भी बता दी और एम भी बता दी। आईएनजी लगाना मैंने दोबारा कम रीड कट डाई प्ले वाला नुस्खा बता दिया, तो और सिंस 4 का प्रयोग बता दिया। अब अपन लेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या लेंगे अपन? सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अब वही बात इसमें भी, सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले वही एफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH टाइप। यानी यहाँ इस वाले टेंस में फिर WH टाइप तक आप नहीं भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो सिंपल वाक्य ही काफ़ी है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा वाक्य हो जाता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स हो भले या जो जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं या जो खाली 10वीं में पढ़ रहे हैं तो उनको ठेठ वहाँ तक WH टाइप तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी लंबा बोर्ड भर जाएगा, इतना लंबा वाक्य बनेगा और ऐसे वाक्यों की कोई उपयोगिता ही नहीं होती। खास बातें जो मैंने दी वो बता दी आपको। फिर भी अपन देखना चाहे तो स्ट्रक्चर में आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ खास बात भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या है सर? पहले एफर्मेटिव, ये वही सिंपल वाला, ठीक है। एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सर सबसे पहले क्या आएगा? वही सब्जेक्ट, फिर एच वी वही 2, कौन सी? हैज बीन और हैव बीन। उसके बाद में एम वी सर क्या है? वही V1 प्लस ING। फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा या अदर वर्ब रहेगा, उसके बाद गिवन टाइम से पहले सिंस 4 रहेगा। इन दोनों में से कोई एक लेना है, उसके बाद गिवन टाइम।
यानी कि समय क्या दिया है, बस उस समय के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है, सिंस फोर। ये दोस्तों अपनी स्ट्रक्चर रहेगी, ध्यान से देख लेना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर और गिवन टाइम, यानी गिवन टाइम आपका कौन सा है उसके अनुसार आपको सिंस फोर लगाना है। सिंस का लगेगा, फोर का लगेगा, अभी आपको मैंने बता दिया है। और ये भी मैंने बता दिया कि एच का लगेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो मैं एक दो वाक्य बना के आपको बताता हूँ। जैसे मैं रामसिन में सन 1970 से रह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और मान लो वह 2 वर्षों से कंपनी में कार्य कर रहा है, ठीक है। हम इन दोनों वाक्यों को गौर से देखेंगे और अपन बिल्कुल फार्मूला आपके सामने दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके अनुसार ही चलेंगे और यही वाक्य बना के देगा अपने को, क्योंकि मैं मेरी मर्जी से नहीं बनाऊंगा, स्ट्रक्चर का जो फार्मूला है उसी के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट देख लो क्या है, मैं को क्या बोलते हैं, आई। अब आई है तो आई को तो सब प्लूरल मानते हैं, तो फिर इसमें से कौन सी लूंगे, हैव बीन, आई हैव बीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैन वर्ब चाहिए, तो मैन वर्ब मैंने कहा कभी भी वाक्य कहाँ देखो, सबसे अंत में देखो, ठीक है। मैं खेलने के लिए जा रहा हूं, तो जा रहा हूं मुख्य क्रिया है, खेलना मुख्य क्रिया नहीं है। उस स्थिति में रह रहा हूं ये मुख्य क्रिया है, तो ये रहने को सर क्या कहते हैं, लीव, तो लीव ये क्रिया रही, लीव यानी रहना, लीव, लिव्ड। अब इसमें आईएनजी लगाना तो ई हटाना पड़ेगा, तो आई हैव बीन लिविंग। अब कहाँ रह रहे हो सर आप, इन रामसिन, आई हैव बीन लिविंग इन रामसिन। अब देख लो आप समय, सिंस लगाओ या फोर, तो समय है सन 1970 डेफिनेट टाइम दिया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है या पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो आप सिंस लगाएंगे, सिंस 1970। बोलो दोस्तों, सब्जेक्ट HV MV, उसके बाद में ऑब्जेक्ट इन रामसिन और सिंस फोर में से सिंस और गिवन टाइम क्या है 1970, यानी अकॉर्डिंग टू जस्ट फार्मूला अपन एक भी चीज़ मेरी ओर से मैंने नहीं जोड़ी। इसी तरह दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंग्लिश एक दिन आपकी अंगुलियों पे होगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं इंग्लिश को इस वे से पढ़ाऊंगा कि कमज़ोर से कमज़ोर भी विद्यार्थी, ठीक है ना, मैं कमज़ोर विद्यार्थियों का हाथ कभी नहीं छोड़ता, थाम के ही रहता हूँ, ठीक है ना। तो जहाँ तक मेरा दावा है, सुबह का मौसम है और सुबह मेरे मुंह से सरस्वती निकल रही है, तो आप मेरे से एक बार जुड़ के देखिए, आप अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिए। और एक ही प्लेटफॉर्म पे जब आपको सारी विषय मिल रही है, कोरोना चल रहा है और बहुत लंबा टाइम पड़ा है अपने पास कंपटीशन तैयारी का, और मार अपन वही खाते हैं, जनरल इंग्लिश में, जनरल साइंस में वगैरह यही मार खा जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान जी के जहाँ अपन देखने की करते नहीं, क्योंकि कई सालों से पढ़ रहे हैं, कोई 8 सालों से तैयारी कर रहा है, कोई 10 सालों से कर रहा है, कोई मेरी तरफ ओवरेज हो गया है, तो जानता राजस्थान तो आता कुछ नहीं, बस पढ़ता नहीं उसको, और पढ़ जाता है उन विषयों के पीछे, जैसे मानसिक तर्क शक्ति। अब तो पढ़ेंगे आप तर्क शक्ति, रीजनिंग पढ़ेंगे, कौन कहता है रीजनिंग मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। अभी से क्या काम है उसका, मैथ्स का अभी से क्या काम है, ये तो तब पढ़े जाते हैं जब कंपटीशन बिल्कुल डेफिनेट क्लियर डेट हो जाए, उसके जस्ट महीने 1.5 महीने पहले पढ़ना। तो नया एकदम फ्रेश पड़ा हुआ है और तुरंत जाके एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। हाँ, प्रैक्टिस करो तो भले कर लो दिन की रोज की, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस क्या काम की, 8-8 महीने किसी को याद रहता होता तो 8 महीने पहले ही कोई भी पढ़ के छोड़ देता, ऐसा किसी को याद रहता नहीं। इसको तो मेमोराइज करना पड़ता है, बार बार रिकैप। ये सर आप पढ़ा रहे हो तो कोई एक दिन का काम नहीं है, मैं भी पिछले 15 वर्षों से जूझ रहा हूँ, तब जाके ये ऐसा हो पा रहा है कि आराम से बोर्ड पे कोई भी चीज़ बताए जा रहे। तो कहने का मतलब हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस मैंने कहा नहीं, वो रीजनिंग है, मैथ्स है, आप जाने के वो तो नहीं आ रहे हैं इस चैनल पे, सब आएंगे बिल्कुल। और मुझे मालूम है वो कब पढ़ाने आपको, क्यों, क्योंकि जैसे पटवार 2021 में भी होती है फरवरी में, तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे। अभी से क्या काम है, वो तो 2 महीने का काम है, इतने ही चैप्टर 14-15 उसमें और 5-6 गणित में,
तो हो जाएंगे आराम से, और नॉर्मल से है, कोई खास बात है नहीं, ट्रिक सीखनी है उसमें तो, और मैं बता दूंगा आपको। अभी ये जो आउटडोर जो साइड के सब्जेक्ट होते हैं उस पर अपन ध्यान नहीं देते, लेके बैठ जाते वही इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री। अब जियोग्राफी की बात ले तो पटवार में जियोग्राफी में राजस्थान का एक ही चैप्टर, मैंने एक बार और बताया था, राजस्थान के पर्यटन। तो फिर पूरी जियोग्राफी कहाँ से पढ़नी है अपने को, पढ़नी ही नहीं। तो चैप्टर आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के अनुसार तैयारी करिए दोस्तों, आप जरूर सफल होंगे। सिलेबस को ही उठा के पेपर बनाने वाले देखते हैं कि टॉपिक दिया हुआ है या नहीं दिया है। इंग्लिश में भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये पटवार रीट वगैरह सबके लिए है। अपने कॉमन एरर आती है, यही वाक्य बात तोड़ के देगा इस तरह से, यूं, ठीक है ना, ये इस तरह से तोड़ के देगा, ये इस तरह से, ठीक है, और यहाँ लगा देगा मान लो 4, तो और आपको कहेगा A B C और मान लो D। तो अब ये कौन से पोर्शन में गलती है आपको बतानी। आई हैव बीन लिविंग इन रामसिंह फॉर 1970, बस आपका उत्तर होना चाहिए D, क्योंकि 4 कभी हो लग ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ क्या लगता है सर, सिंस। तो ये पटवार में कॉमन एरर्स आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कैसे भी आ सकते हैं सर, टेंस से भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, बेफिक्र रह के मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपको इंग्लिश एकदम से इजी कर दूंगा। जनरल साइंस, हिंदी वगैरह सब चल रहे हैं अपने, तो उनको आप पढ़ते रहिए मेरे साथ। दिन के 2 सेशन भी अगर आप आराम से पढ़ते हो तो 8 महीने में अपना कोर्स आराम से हो जाएगा। और 8 महीने में क्या गारंटी, वो टेनेटिव डेट है, वो निश्चित डेट डेफिनेट नहीं है। टेनेटिव का मतलब संभावित है, उसके आगे भी जा सकती है। तो कहना बोलो दोस्तों अपने पास खूब समय है, लेकिन समय को गवारा न करे, कम से कम कुछ तो पढ़े। तो कम से कम 2 सेशन 2 घंटे, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे तो वैसे काम करने मैंने बार बार बता दिया है। तो कहने का मतलब आप इससे जुड़ के 2 सेशन भी अटेंड करते हो, 2 सेशन के नोट्स बना लेते हो तो ही खूब है। बाकी पूरे दिन भले आप कुछ भी तैयारी करो, काम करो, बिजनेस करो, जो भी करते हो आप करो, कम से कम इतना तो पढ़ लो, 2 घंटे तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा अपने को, निकलना है। 11 लाख फॉर्म है, 4000 लेने हैं वहाँ पे। नेक्स्ट में देखो दोस्तों, साथ में मैं मोटिवेशन देता रहता हूँ, तो उसको भी थोड़ा गौर से सुनना, क्योंकि बिना मोटिवेशन के तो कोई व्यक्ति आगे बढ़े ही नहीं। और एक बात और मैं बता दूँ सर, आप खुद नहीं निकले, किसी के दिमाग में आ रहा होगा, तो सफल व्यक्ति से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। सफल व्यक्ति से प्रेरणा, सफल व्यक्ति कभी अच्छा मार्गदर्शन नहीं दे सकता, ये मेरा दावा है। लिख के दे सकता हो कि सफल व्यक्ति से सिर्फ प्रेरणा मिल सकती है कि वो RS बना, फर्स्ट ग्रेड बना, तो उससे आप प्रेरणा ले सकते हो, लेकिन मार्गदर्शन या गाइडेंस चाहिए तो फिर आप असफल व्यक्ति के पास जाइए। वो आपको बताएगा कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कंपटीशन में सिलेक्शन होता है। तो सफल व्यक्ति से प्रेरणा और असफल व्यक्ति से क्या लेना चाहिए, मार्गदर्शन। ये दोस्तों जो कोटेशन नहीं है और बिल्कुल फैक्चुअल फैक्ट है, और इसे आजमा के भी आप देख लेना। सफल व्यक्ति को आप पूछना, वो ऐसा कहे क्या है यार, कुछ नहीं है, आराम से निकल जाएंगे, ऐसे ही पढ़े, बस मैं भी यूं करता था, 1-2 घंटे पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था, वैसे कहेगा क्योंकि निकल गया। असफल व्यक्ति को पूछोगे क्यों नहीं निकला, क्या गलतियां की, वो बताएगा आपको। तो उन गलतियों को अपने को नहीं दोहराना है, तो अपन शायद सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसलिए सफल व्यक्ति से प्रेरणा और असफल व्यक्ति से क्या लेना चाहिए हमेशा दोस्तों, मार्गदर्शन। चलो आगे बढ़े, इस वाक्य पे आ जाओ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या सर, रह रहा है, तो फिर ही हो जाएगा, मतलब रही होती तो सी हो जाता है यहाँ पे। फिर HV सिंगुलर है या क्या हो जाएगी, हैज बीन, ठीक है। कंपनी में कार्य कर रहा है तो कार्य करने को वर्क कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये के वाला किसी में नियम में आता ही नहीं अपने ING में, तो वर्किंग हो जाएगा। कंपनी में वर्किंग इन कंपनी कह दो या फैक्ट्री कह दो, एक ही बात है। लॉ कंपनी, कंपनी कैसे कंपनी, ही हैज बीन वर्किंग इन कंपनी। कब से काम कर रहा है सर, 2 वर्षों से। 2 वर्ष तो मालूम नहीं कौन से 2 वर्ष, तो 4 to years, 4 to years, सॉरी ईयर्स कर दो आप, बहुवचन है। देख लो दोस्तों, सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, हैज बीन ये हैज बीन, मैन वर्ब ये मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट इन कंपनी ऑब्जेक्ट, सिंस 4 में ये 4, गिवन टाइम में 2 years। क्या दिक्कत आ रही है, कहीं आ रही दिक्कत? तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी चाहिए। आराम से इसके वाक्य आप खूब सारे बना सकते हो, लेकिन इसकी शर्त रहेगी, इसमें समय आपको लेना पड़ेगा।
लेकिन दोस्तों इसके नेगेटिव में जाते तो अपनी एक आदत पड़ी हुई है, सर आपने ही तो बताया खुद ने, आदत क्या पड़ी है, एचवी के बाद नॉट डाल दो। थोड़ा दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, प्रत्येक रेंज में जहाँ चेंज होगा मैं बताऊंगा कि यहाँ भी जो एचवी के बाद नॉट डालते हैं तो यहाँ नॉट कहाँ डालेंगे सर, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा एंटिक भी है, आपको भी मजा आएगा पढ़ने का। तो यहाँ के नेगेटिव अगर वाक्य अपन बनाते हैं तो ऐसे नेगेटिव वाक्यों में क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे। बाकी तो आपको कोई खास बात नहीं है। नेगेटिव में आप देखिए, ठीक है, जैसे ये हैज बीन है ना और हैव बीन, इसके बाद नॉट नहीं लगाना है तो सर क्या लगेगा, इसमें ऐसे लगेगा हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। क्लियर? यानी कि आपको बीच में घुसाना है यहाँ पे, ये स्पेशली आप मैं गोला कर रहा हूँ, आप अंडरलाइन करना, जब भी वीडियोज वॉच करो देख लेना। जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक टुकड़ों में हो तो वहाँ नॉट बीच में डाला जाता है। तो ऐसे और भी आगे आएंगे, हैड बीन भी आएगा तो वहाँ भी बीच में ही डाला जाएगा, विल भी शैल भी आएगा वहाँ भी बीच में ही डाला जाएगा। जहाँ एचवी एक से अधिक टुकड़ों में हो तो वहाँ पे नॉट कहाँ डाला जाता है, बीच में। क्लियर दोस्तों? उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी अपना फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर और गिवन टाइम, ठीक है। तो मान लो मैं 1970 से रामचंद्र में नहीं रह रहा हूं तो ऐसा वाक्य बनाना है आपने को, तो एचवी में थोड़ा ध्यान रखना, ये इस तरह से करना है। तो आई हैव नॉट बीन, फिर तो वही लिविंग इन रामसीन सिंस 1970, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपने सिर्फ ये वाली नई चीज सीखी या चौथे टेंस में आने के बाद कि एचवी में बीच में भी नॉट लगता है क्या? बिल्कुल लगता है, एक से अधिक टुकड़ा हो तो क्या लगता है, बीच में। तो सर इसका इंट्रोगेटिव में भी दोस्तों ध्यान रखना, नॉट जब बीच में लगा है तो एक टुकड़ा ही आगे जाएगा। यानी क्या मैं रामसिंह में 1970 से रह रहा हूँ, इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको खाली हैव ही आगे लेना है। हैव आई बीन करेंगे, हैव आई बीन लिविंग इन रामसिन सिंस 1970 और क्वेश्चन मार्क, क्या मैं 1970 से रामसिन में रह रहा हूँ। तो सर फिर स्वतः बनाएंगे तो नॉट का जाएगा, वही यही हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और आगे स्ट्रक्चर वही रहेगी और WH में भी ऐसी रहती है, लेकिन भाई भी दो टुकड़े होते हैं, लेकिन इसकी जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी क्योंकि लंबा चौड़ा वाक्य हो जाएगा और आपको फालतू में नहीं चाहता कि उलझाऊं, इसलिए आप सिंपल सी स्ट्रक्चर देख लो और नॉट लगाना इसमें सीख लो और इंट्रोगेटिव देख लो। आपको कई कॉमन एरर्स में या जैसे ऑप्शन में कहीं आ गया टेंस, तो इसके भी पहचान है क्या सर? बिल इसकी तो स्पष्ट पहचान दिख रही है, सिंस फॉर। तो कभी बार कंपटीशन में क्या जाता है कि क्वेश्चन आ गया मान लो, तो उसको कैसे हल करेंगे? टेंस तो हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, घबराना मत, टेंस तो पूरा हो गया, ठीक है ना। कोई नई बात थी वो मैंने बता दी। तो अब क्या बताओगे सर? टेंस में सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके क्या रूल्स है सर। कोई टाइम ऑफ एडवर्ड्स नहीं है, कोई टाइम ऑफ एडवर्ड्स नहीं है। तो फिर बस इसके जब भी वाक्य आप देखो और सिंस फॉर के साथ फुल स्टॉप लग जाए तो आप समझ जाना ये चौथा टेंस ही है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस ही है। जब सिंस फॉर के साथ क्या हो जाता है, वाक्य समाप्त हो जाता है। जैसे कैसे परीक्षा में आएगा, मान लो ही ये, ठीक है, ये जैसे एग्जाम में आ गया और फिर ऑप्शन में आपको दे देगा प्लेइंग, ठीक है, दूसरे में देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए इज प्लेइंग, ठीक है,
तीसरे में आपको दे देगा, भले ही मान लो दे दे हैज प्लेड, कुछ भी दे सकता है, एग्जामिनर है, ठीक है। और चौथे में दे दे मान लो नन, कोई नहीं। तो कैसे सर मालूम करना कि ये चौथा टेंस ही है? मैंने पहले ही बता दिया कि जब वाक्य सिंस फोर के बाद समाप्त हो जाए और फुल स्टॉप लग जाए तो आपको समझना है चौथा टेंस जो आज पढ़ रहे हैं वही वाला टेंस है। और देख लो फुल स्टॉप के बाद समाप्त हो गया, तो फुल स्टॉप के बाद फोर लग के 2 इयर्स के बाद क्या हो गया, टेंस ही यानी अपना ये सेंटेंस ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस कंडीशन में अपना जो उत्तर है, क्या इन चारों में से कोई बैठेगा? क्या नहीं बैठेगा। प्लेइंग नहीं बैठेगा, इज प्लेइंग नहीं बैठेगा, हैज प्लेड नहीं बैठेगा, नन। तो अपना उत्तर होगा नन। तो रियल उत्तर क्या होगा सर? रियल उत्तर फिर इस टेंस में होगा। क्या उत्तर होगा? हैज बीन प्लेइंग। बोलो दोस्तों कोई दिक्कत? यानी आपको क्या लिखना है टाइम ऑफ एडिस में? आपको ये लिखना है कि अगर वाक्य सिंस फोर के साथ फुल स्टॉप लग के समाप्त हो जाता है तो अपने को चौथा टेंस ही समझता है। लेकिन सर अगर मान लो समाप्त नहीं होता है तो और टेंस आगे चलता है सेंटेंस तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट यानी तीसरे के साथ नेगेटिव रूप में चल रहा है। जैसे कैसे? सीता मान लो 1 सप्ताह से कहानी लिख रही है लेकिन अभी तक उसने पूरी नहीं की है, ऐसी स्थिति वाला वाक्य। जैसे आप एक बात देखेंगे, जैसे सीता, ये दूसरा स्थिति है, उसके बाद ये टेंस कंप्लीट हो जाता है। सीता हैज बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 weeks Sita has been writing a story for 2 weeks, yet she has not finished it। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों देखना, सीता जो है वो 2 सप्ताह से एक स्टोरी लिख रही है लेकिन उसने अभी तक समाप्त नहीं किया है। यानी 4 और सिंस 4 के बाद भी वाक्य अगर जारी है तो उसके अगला जो वाक्य होगा वो अपना तीसरा वाक्य होगा, तीसरे टेंस का वाक्य होगा। किसका होगा? तीसरे का। तो टाइम ऑफ एडवर्ड्स में आप 2 ध्यान रखना, एक तो सिंस 4 के बाद वाक्य समाप्त हो जाता है और फुल स्टॉप लग जाता है, तो आपको समझना है कि ये यही टेंस है। और अगर आपको सिंस 4 के बाद वाक्य समाप्त नहीं होता और आगे भी चलता है तो आपको देखना कि उसका जो अगला क्लोज जो होगा जुड़ेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट यानी तीसरे टेंस का जुड़ेगा। किसका जुड़ेगा? तीसरे टेंस का। बोलो कोई दिक्कत दोस्तों? कोई नहीं। तो आज जो अपन ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये था टेंस की रूपरेखा सर। पूरी मैंने इसके बारे में डिटेल आपको बता दी। 1-2 बार प्रैक्टिस करना। खास बात है अपने HV में नोट बीच में नोट घुसाना, सिंस 4 का प्रयोग सीखना। बाकी तो कॉमन जो वाक्य रचना रहती है वैसी रहेगी। इसमें जो HV है उसके बीच में नोट डालते हैं, ये नई बात सीखी है। और एक सीखा अपन ने सिंस 4। इसी के साथ अपने प्रेजेंट के चारों प्रकार दोस्तों आज पूरे होते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको लेके आऊंगा पास्ट, और पास्ट को तो फिर स्पीड से अपन चलेंगे क्योंकि अब आपको वाक्य समझ में आ गए किस तरह से घूमते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में दोस्तों इंतजार करिए पास्ट टेंस का। जय हिंद।